नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रेलवे में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है उसमें कौन कौन से हमारे डॉक्यूमेंट जांच होने हैं। अभी देखिए, रेलवे के अंदर आपने देखा होगा जो लेवल 6 का जो रिजल्ट है यहाँ पर अनाउंस हो चुका है फाइनली, और उसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट जल्दी आने वाली है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप रेलवे एनटीपीसी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार कीजिए जो आपके काम आएंगे। इसके अलावा रेलवे ग्रुप डी में भी ये सारे ही आपके डॉक्यूमेंट काम आने वाले हैं, तो आपको पहले से ही तैयार रखने हैं ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत नहीं हो। क्योंकि दोस्तों आपको रेलवे है अलग से कोई टाइम नहीं देता है। अब आपका डीवी आ गया, डीवी लिस्ट आपकी आएगी, तो डीवी के टाइम पे जिस डेट को आपका डीवी है उस टाइम पे आपको दोस्तों जरूर डॉक्यूमेंट है यहाँ पर आपको दिखाने हैं। तो मैं आज आपको सब कुछ बताऊंगा, आप किस प्रकार से बनवाएंगे, ऑफलाइन वाला चलेगा या ऑनलाइन वाला चलेगा, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में यहाँ पर बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, रेलवे भर्ती के लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपके सामने अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ना एनटीपीसी का, वो आपके सामने खोल रखा है। और यहाँ पैरा नंबर 17 पॉइंट जो आपका 0 है, इसमें आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में सब कुछ बता रखा है। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट मैं आपको बताने वाला हूँ सारे के सारे दोस्तों ओरिजिनल होने चाहिए और 2 कॉपी के अंदर होनी चाहिए। देखो ओरिजिनल का मतलब ओरिजिनल तो लेके जाने हैं, लेकिन उनकी 2 फोटोकॉपी साथ में लेके जानी है, ध्यान रखना स्कैन करके। और देखो ये आपको बाद में रेलवे बता देगा कि आपको अपलोड करना है नहीं करना है, हालांकि शुरुआत में बता दिया था। लेकिन देखो सभी आरआरबी होते हैं अपने अपने हिसाब से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाती हैं, कोई तो पेन ड्राइव में डेटा मंगवाता है, कोई ऑनलाइन मंगवाता है। तो आपको अभी ये वेबसाइट के बारे में कुछ नहीं, आपको टेंशन लेने की बात है। अब देखिए सारे डॉक्यूमेंट आपके हिंदी और इंग्लिश में होने चाहिए, ये आपकी एक बात है। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। तो आपका पैरा नंबर 17.4 में बता रखा है। देखिए पहला जो डॉक्यूमेंट है वो आपकी 10th की मार्कशीट, जो आपकी 10th की मार्कशीट है वो दोस्तों आपको लेके जानी है। और जो 10th की मार्कशीट है वो आपको ओरिजिनल आपको लेके जानी है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। और 10th की मार्कशीट में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है ना वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म से सेम होनी चाहिए। और मैंने आपको पहले बताया था अगर किसी की भी नहीं है ना तो वो क्या कीजिए, एफिडेविट बनवा लीजिए पहले से ही, नहीं तो आपको बाद में दिक्कत होने वाली है। आपके 10th की मार्कशीट में आपका प्रॉपर नाम होना चाहिए, फादर्स और मदर का नेम प्रॉपर होना चाहिए वेरिफिकेशन के टाइम पे, नहीं तो दोस्तों आपको बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। दूसरा, यहाँ पर आपके पास 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, है ना। 10+2 कर रखा हो, इंटर, हाई स्कूल, पीयूएस जो भी आपने कर रखा है वो आपको लेके जाना है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी डिग्री, अब चूंकि एनटीपीसी जो वैकेंसी है वो ग्रेजुएट लेवल की है, इसलिए जो भी ग्रेजुएट वाले हैं वो अपने डॉक्यूमेंट लेके जाएं। और जिन्होंने 12th से भी फॉर्म भरा है ना वो भी दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाद में जो लेवल 2 है, लेवल 3 के कैंडिडेट है वो अपने आपके जो ग्रेजुएशन है वो उसकी डिग्री लेके जाना, ताकि दोस्तों बाद में आपको दिक्कत नहीं हो। क्योंकि देखो होता क्या है कि जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होती है ना उनमें क्या है, फिर बाद में आपको अलग से आपके जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो जुड़वाने होते हैं, तो फिर आपको ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो आप क्या कीजिए, जो भी आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आप उस टाइम पे लेके जाइएगा। तो 3 चीज़ हो गई। इसके अलावा SC ST का आपको क्या लेके जाना है, आपका SC ST का सर्टिफिकेट लेके जाना है। और आपका अनेक्सर नंबर 1 में आपको दिखा रखा है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अनेक्सर नंबर 1 में किस प्रकार का है। तो दोस्तों ये रहा आपका SC ST का सर्टिफिकेट। अब देखो मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता दूँ, आप चाहें तो दोस्तों ये वाला जो फॉर्म आपको मैं दिखा रहा हूँ, जो आपका जो नोटिफिकेशन है उसके पेज नंबर 36 पे है, या तो आप इसको प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, ध्यान रखना ये, और इसको प्रिंट आउट निकलवा के इसको बना सकते हो, है ना। ये आपका है पूरा 2 पेज में। या फिर मैं आपको एक तरीका और बता रहा हूँ, जो आजकल ऑनलाइन जो बनते हैं ना वो भी दोस्तों आप लेके जा सकते हो। और मेरे हिसाब से ऑनलाइन वाला बनवाना बहुत आसान है। पहले आप स्टेट गवर्नमेंट का बनवाइए और उसके ब्याह पे आप सेंट्रल गवर्नमेंट का बनवाइएगा, वो आपका मान्य है। तो आपको ध्यान रखना है SC ST का जो सर्टिफिकेट है वो आपको इस फॉर्मेट में चाहिए, या आप ऑनलाइन वाला भी लेके जा सकते हैं। और ध्यान रखना है ज़रूरी नहीं है कि आप लेटेस्ट लेके जाइएगा, फॉर्म भरे थे उस टाइम का आपका चल जाएगा, लेकिन ध्यान रखना है आपको OBC का आपको लेटेस्ट लेके जाना है। और यहाँ पर अगर हम बात करें OBC का सर्टिफिकेट की, तो आपका ये रहा, इस प्रकार का OBC का सर्टिफिकेट है जो आपको बनवा के लेके जाना है। और अगेन मैं आपको बताना चाहूँगा OBC के सर्टिफिकेट में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, पहली बात तो आप ऑनलाइन वाला भी लेके जा सकते हो या ये भी बनवा सकते हो। और दूसरी बात ये दोस्तों कि आप जो है OBC वाले जो भी हैं 1 साल के अंदर टाइम पीरियड का होना चाहिए। जैसे सपोज कीजिए आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है 1 नवंबर को होने वाला है ना, 1 नवंबर 2022 को, तो आपके पास जो ये सर्टिफिकेट होना चाहिए OBC का वो दोस्तों 1 नवंबर 2021 से लेकर 1 नवंबर 2022 के बीच में किसी भी डेट का हो सकता है।
यानी कि पिछले 1 साल की डेट का आपके पास कभी का भी हो सकता है। तो आप क्या कीजिएगा, लेटेस्ट बनवा के ले जाइएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये आपका हो गया ओबीसी का, SC ST का जो सर्टिफिकेट होता है वो। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ओबीसी वालों को एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट और लेके जाना है, और वो है ये सेल्फ डिक्लेरेशन। इसमें दोस्तों कुछ भी नहीं करना, इसमें आपको जस्ट आपका नाम भरना है, यहाँ आपको फादर का नाम भरना है, आपको आपका एड्रेस, यहाँ डिस्ट्रिक्ट भरना है, स्टेट भरना है, और यहाँ पे आपको आपकी सबकास्ट जो है वो भरनी है, और नीचे साइन करने हैं, बस कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको नाम ये साइन करना है, डेट लिखनी है, ये कुछ भी नहीं करना। ये आपको प्रिंट आउट निकलवा के इसका पेज नंबर 39 पे है, और दोस्तों उसको 2 कॉपी लेके जानी है। तो ये आपके ओबीसी के लिए एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर 5 नंबर पॉइंट हमने क्लियर कर लिया, 6 नंबर हमने क्लियर कर लिया। आगे बात करते हैं ऐसे कैंडिडेट जो आपके EWS से हैं। तो ध्यान रखना है, आपको EWS का सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो EWS का फॉर्मेट है, आपको अनेक्शन नंबर 3 में दे रखा है, और अनेक्शन नंबर 3 भी बनवा सकते हैं, और मैंने आपको अगेन बताया आप दोस्तों ऑनलाइन वाला भी बना सकते हैं। तो देखिए ये आपका अनेक्शन नंबर जो 3 है, इसमें आपका दे रखा है EWS के बारे में। तो ये रहा आपका, देखिए अनेक्शन नंबर 3, और यहाँ पर आप देखेंगे तो सर्टिफिकेट फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन यानी कि EWS। तो ये आपको बनवाना है, और ये आपको ध्यान रखना है, वही आपको उस टाइम का जब आपका शुरुआत में जब आपका फॉर्म आया निकला था उस टाइम का आपको बनाना है, और लेटेस्ट भी आप बनवा सकते हो। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपका EWS सर्टिफिकेट के बारे में हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हमने पॉइंट कवर कर लिया 7 नंबर। 8 नंबर पे देखिए, 8 नंबर पे क्या है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने फीस बचाने के लिए EBC जो आपका कॉलम है उसको टिक कर दिया था। तो इसमें क्या है दोस्तों, आपको एक सर्टिफिकेट बनाना होता है, और आपकी इनकम है 50,000 रुपये से कम दिखानी पड़ती है। तो वो सर्टिफिकेट आपको अनेक्शन नंबर 3A में मिल जाएगा। तो ये आपका नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन को दोस्तों मैं आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल दूंगा, आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, और इसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट जो हैं आपको देखने को मिल जाएंगे। तो EBC का सर्टिफिकेट दोस्तों ये रहा, ये देखिए यहाँ पर अनेक्शन नंबर 3A है, वो डाउनलोड कर सकते हैं पेज नंबर 41 पे। ये दोस्तों आपको बनाना है। यहाँ पे आपको क्या दिखाना है कि आपकी जो ईयरली जो इनकम है 50,000 से दोस्तों कम आपको दिखानी है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये है आपका EBC, यानी कि जिन्होंने जब फॉर्म भरा था तो उस टाइम पे क्या था, फीस कम कराने के चक्कर में ये जो ऑप्शन था इसको टिक कर दिया था। तो आपको क्या करना है, ये चीज़ें आपको दिखानी है। आगे यहाँ पर बात करते हैं अगला डॉक्यूमेंट जो है, तो ये हमने क्लियर कर लिया। आगे बात करते हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी का। देखो कुछ कम्युनिटी हमारे देश में है जो आपके माइनर कैटेगरी के अंदर रखी गई हैं, तो वो दोस्तों आपको डिक्लेरेशन लेके जाना है। सिर्फ आपको एक नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर जो होता है उसके ऊपर जो आपका ये फॉर्म है इसको दोस्तों क्या करना है, निकलवाना है, और उसको भर के लेके जाना है, कुछ नहीं। तो ये आपको मैं जो अपना नोटिफिकेशन भेज दूंगा, सारे फॉर्मेट आपको मिल जाएंगे, तो आप उसको देख के डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें अगले, तो ये आपका है एक्स सर्विसमैन। अब देखो ये सबके लिए नहीं है, ध्यान रखना, ये माइनॉरिटी वाला सबके लिए नहीं है, जो आपके माइनॉरिटी में आते हैं सिर्फ उन्हीं के लिए है। तो जो आपके लिए अप्लाई होता है ना, सिर्फ वही आपको लेके जाने हैं। आगे देखिए, तो एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं तो एक्स सर्विसमैन से आपने कब डिस्चार्ज लिया उसका आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका एक्स सर्विसमैन के बारे में हो गया। आगे यहाँ पर देखो रेलवे में क्या है, बहुत सारे आपकी डिसेबिलिटी होती है, विकलांग होते हैं, दिव्यांग जिनको बोलते हैं, तो अलग अलग टाइप की होती हैं। तो जो अलग अलग टाइप की होती हैं उनके अलग अलग अनेक्सर आपको दिए गए हैं। जैसे आप हैंड से हो, लेग से हो, आँख से हो, या किसी भी तरीके से आप डिसेबल हो, वो आपको अनेक्सर ये दिए गए हैं, वो दोस्तों आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और उनको बनवाना है उसी फॉर्मेट के अंदर, आपको डॉक्टर से बनवा के लेके जाना है, ये ध्यान रखना है। आगे यहाँ पर देखिए एक सर्टिफिकेट है जो आपके एक्स सर्विसमैन का है, और वो आपका सेल्फ डिक्लेरेशन, जैसे मैंने आपको बताया ना ओबीसी का सेल्फ डिक्लेरेशन है, वैसे ही आपको भरना है खुद से ही, कुछ भी नहीं करना। तो ये आपको मिल जाएगा अनेक्शन नंबर 7 में जो आपका नोटिफिकेशन है उसके अंदर। इसके अलावा जो भी दूसरे फील्ड में जॉब कर रहे हैं रेलवे के अंदर, या रेलवे के जो PSU होते हैं उसके अंदर, तो वहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, एक NOC लानी पड़ेगी। NOC का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी कि जिस विभाग में आप वर्तमान में कार्यरत हैं और अगर आप रेलवे को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उस विभाग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है आपको वहाँ से छोड़ने में। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब ऑलरेडी कर रहे हो तो दोस्तों आपको NOC की जरूरत पड़ेगी, है ना, ये आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा एक आपको NOC चाहिएगा जो आपके एक्स सर्विसमैन हैं, है ना, उनको भी, ये आपके डिफेंस पर्सनल जो है वो आपको सर्टिफिकेट आपको वो वाला प्रोड्यूस करना पड़ेगा। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं 15 नंबर पॉइंट पे। तो आप देखेंगे दोस्तों, अगर आपने कभी आपका नाम चेंज करवाया है, ठीक है, तो जो आपने नाम चेंज करवाया फॉर्मल तरीके से, तो वहाँ पे एक लीगल डॉक्यूमेंट आपको दिखाना पड़ेगा
या दोस्तों आपने गेजेट नोटिफिकेशन में अगर उसका निकलवाया है कि मैंने अपना नाम बदलवाया है भूतकाल में कभी भी, पास्ट में कभी भी आपने अपना नाम बदलवाया हो, तो दोस्तों वो आपको उसका फॉर्मल जो सर्टिफिकेट है, लीगल डॉक्यूमेंट आपको दिखाना पड़ेगा। इसके अलावा आगे बात करें, अगर आपने पेमेंट ऑफलाइन की है, देखो पेमेंट करने के बहुत सारे तरीके हुए थे उस टाइम पे जब आपने फॉर्म भरा था, तो आप एसबीआई के माध्यम से ऑफलाइन भी पेमेंट कर सकते थे एसबीआई ब्रांच में जाके, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंटों ने ऑनलाइन किया है। तो जिन्होंने ऑनलाइन किया है उनको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने ऑफलाइन किया है पोस्ट ऑफिस के माध्यम से या फिर एसबीआई के माध्यम से, तो ध्यान रखना है उसका आपको प्रिंट आउट चाहिए होगा। इसके अलावा बात करते हैं ट्रांसजेंडर जो हैं, जो भी ट्रांसजेंडर कैटेगरी से हैं, तो उनको एक सेल्फ डिक्लेरेशन यहाँ पर दिखाना होगा। सेल्फ डिक्लेरेशन आपको मिल जाएगा, तो वो आपको भरना है कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ, ऐसे जो भी नाम पता होते हैं वो आपको मिल जाएगा, वो आपको भरना है। आगे यहाँ पर देखिए, अगर आप जम्मू कश्मीर से डोमिसाइल, अगर आप जम्मू कश्मीर से निकाले गए थे, वहाँ से गए हुए थे 1947 के पहले के वहाँ पर मूल निवासी हो, तो आपको जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। तो ये सबके लिए अप्लाई नहीं है, जो भी यहाँ पर वहाँ पहले थे तो उनके लिए अप्लाई है। तो ये जो भी है आप देख लीजिएगा। इसके अलावा बात करते हैं सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी इशूड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज पैरा नंबर 4.1 ऑफ एफ। तो इसको हम देख लेते हैं कि क्या चीज़ है। तो पैरा नंबर 4.1 के एफ में हम आते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये यहाँ पर नेशनलिटी और आपके सिटीजनशिप के बारे में बता रखा है, नागरिकता के बारे में। तो यहाँ पर कौन फॉर्म भर सकता है वो बता रखा था कि अगर आप इंडिया के वो भर सकते हो, नेपाल भूटान के हो तो भी भर सकते हो। और यहाँ पे आप देखेंगे एफ नंबर पॉइंट में बता रखा है कि प्रोवाइडेड दैट द कैंडिडेट बिलोंग टू कैटेगरी नंबर BCD। अगर आप BCD से बिलोंग करते हो, मान लीजिए आप नेपाल के निवासी हो, भूटान के हो या तिब्बतन रिफ्यूजी हो 1962 से पहले के, तो भी दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, इस रेलवे की वैकेंसी में फॉर्म भर सकते थे। तो ऐसे में क्या है, आपको एक गवर्नमेंट की तरफ से जो भी सर्टिफिकेट दिया गया था वो दोस्तों आपको दिखाना है। अगर आप इंडिया के सिटीजन हो तो आपको कुछ भी नहीं दिखाना, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो ये मैंने आपको बता दिया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आप देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा पॉइंट नंबर हमने 19 क्लियर कर लिया। पॉइंट नंबर 20 को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके आगे है आपके डिग्री ऑफ डाइवर्स जुडिशियल सेपरेशन फ्रॉम कॉम्पोनेंट कोर्ट ऑफ लॉ एज एप्लीकेबल। यानी अगर किसी ने यहाँ पर डिवोर्स ले रखा है या जुडिशियल आप सेपरेशन हुए, तो आपको दोस्तों डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा। और अगर आप उसके बाद में दोबारा से आपने शादी नहीं की है तो ये सबके लिए अप्लाई नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर आप हैं तो आपको ये सर्टिफिकेट चाहिए। इसके अलावा डेथ सर्टिफिकेट, अगर आप एक विडो हैं, तो अगर आप विधवा हैं तो आपको दोस्तों एक वीडियो सर्टिफिकेट यहाँ पर दिखाना पड़ेगा और एक एफिडेविट दिखाना पड़ेगा कि भाई मैंने इसके बाद में शादी नहीं की है। यहाँ पे लास्ट डॉक्यूमेंट है, उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हु सिक्योर सिविल एम्प्लॉयमेंट आफ्टर अप्लाइंग फॉर CA नंबर शुड गिव सेल्फ डिक्लेरेशन टू द कंसर्न एम्प्लॉयर अबाउट दिस डिटेल ऑफ एप्लीकेशन अगेंस्ट CN एज सून एज दे ज्वाइन। देखो यहाँ पर ये बता रखा है, अगर कोई एक्स सर्विसमैन ऐसा कैंडिडेट है जो यहाँ पर सिविल एम्प्लॉयमेंट अगर ले लिया है उसने, जैसे मान लीजिए 2019 में आपकी भर्ती निकली थी और 2019 के बाद मान लो अगर जो एक्स सर्विसमैन है उसने कहीं और गवर्नमेंट ज्वाइन कर लिया, तो आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन यहाँ पर देना होगा। उसके बारे में डिटेल सब कुछ जो है वो आपको डिटेल देनी पड़ेगी और आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, और जहाँ भी वो काम कर रहा है उसकी NOC आपको चाहिए। तो दोस्तों मैंने आपको सारे डॉक्यूमेंट जो हैं यहाँ पर आपको बता दिए हैं। तो ये डॉक्यूमेंट आपको दोस्तों यहाँ पर लेके जानी है। बाकी दोस्तों किसी प्रकार से आपको अगर कोई दिक्कत है तो दोस्तों आप मेरे से कमेंट के माध्यम से जिस भी प्रकार से आप पूछ सकते हैं वैसे कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और है, दो चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए, कैंडिडेट हु विश टू बी कंसिडर्ड अगेंस्ट vacancies reserved seek age relaxation must submit the required relevant certificate in original from the component authority in the prescribed format at the time of document verification। यानी कि ऐसा कोई कैंडिडेट है जिसने एज रिलैक्सेशन लिया है। आपको पता होगा कि अगर किसकी एज ज़्यादा हो रही थी उसको OBC में आपको 3 साल की, SC ST को 5 साल की छूट यहाँ पर मिल रही थी। तो ऐसा कोई कैंडिडेट है जिसने दोस्तों एज रिलैक्सेशन ली है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, उससे संबंधित आपको जानकारी प्रोवाइड करनी है ना। वो आपको फॉर्म जो भी है रिलेवेंट सर्टिफिकेट आपको दिखाना है। यहाँ पे बता रखा है इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट एंड द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको देना है। अदरवाइज देयर क्लेम फॉर SC ST OBC NCL EWS एक्स सर्विसमैन PWD स्टेटस विल नॉट बी एंटरटेन्ड एंड देयर कैंडिडेचर एप्लीकेशन विल बी कंसिडर अंडर जनरल। यानी कि अगर उन्होंने आपके जो एज रिलैक्सेशन में छूट ली है
अगर वो प्रिस्क्राइब फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट नहीं ले पाते हैं तो दोस्तों आपको यूआर कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। अगर आपकी कट ऑफ यूआर कैटेगरी से ज़्यादा, अगर आपके मार्क्स यूआर कैटेगरी कट ऑफ से ज़्यादा हैं तो। आगे यहाँ पर बोल रखा है द सर्टिफिकेट शुड बी एज पर द फॉर्मेट एनेक्स्ड, सर्टिफिकेट ऑब्टेन्ड इन अदर फॉर्मेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। यहाँ पर बोल रहा है जो भी सर्टिफिकेट आपको बता रखे हैं सिर्फ उसी फॉर्मेट के आपको चाहिए, अगर आपने दूसरी फॉर्मेट बनाए तो दोस्तों आपको मान्य नहीं किए जाएंगे। तो दोस्तों हमने आपको बता दिया जो फॉर्मेट है उसमें बनाइएगा, और नहीं दोस्तों आप ऑनलाइन वाला बनवा लीजिएगा, वो भी आपका चलेगा। आगे यहाँ पर एक चीज़ और दे रखी है, द एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट जो है प्रोविजनल और रेगुलर शुड कंटेन द डेट ऑफ इशू, यानी कि जो भी आप सर्टिफिकेट लेके जाएं 10th की हो, 12th की हो, ग्रेजुएशन की, तो किस डेट को वो इशू किए गए हैं उनकी डेट आपके पास होनी चाहिए। इन केस डेट ऑफ इशू इज दिस सर्टिफिकेट इज आफ्टर द क्लोजिंग डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है जो आपने फॉर्म भरने के बाद में अगर उसकी डेट है तो दोस्तों यहाँ पर बोल रखा है देन द कंसोलिडेटेड मार्कशीट with the date of declaration of the result of the final qualifying examination or individual mark sheet of the all semester year with date of the declaration of the result on each should be submitted, यानी कि आपको पूरे जो भी सेमेस्टर वगैरह हैं सब कुछ आपको सबमिट करने पड़ेंगे। और आगे यहाँ पर बोल रखा है इन केस ऑफ नॉन एविलिटी ऑफ डेट ऑफ एनी दीज मार्कशीट सर्टिफिकेट आ सर्टिफिकेट फ्रॉम इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ इफेक्ट डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ शुड बी प्रोड्यूस्ड, यानी कि अगर आपको ऐसा डॉक्यूमेंट इसके अंदर डेट मेंशन नहीं है तो आपको जो भी आपके रिलेवेंट इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी है, बोर्ड है, वहाँ से एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा और उसमें आपको डेट मेंशन करवानी पड़ेगी। बाकी दोस्तों मैंने आपको सब कुछ जो भी आपका डाउट है क्लियर किया है, फिर भी किसी प्रकार डाउट है आप कमेंट कीजिए, मैं आपका सब कुछ डाउट क्लियर करूँगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।